okay with no formal education. She is a field worker. Blood group of the patient is not known to her. She came in the outpatient department of Nishtar Hospital, Multan on 10th of March 2021. She is married for 16 years, para two previous normal vaginal deliveries. First child birth 15 years ago and last child birth 13 years ago. Her LNP is 1st of March 2021. Patient was in usual state of health 13 years ago when she developed perineal heaviness after the delivery of her first child. It was a difficult delivery conducted at a home by the traditional birth attendant. Baby was of good size, but exactly the baby is not known to her. According to the patient, the problem increased gradually over the years that she noticed a mass coming out of the vagina since 5 years. It is gradually progressive, more pronounced on coughing, staining, and she works in the field. It's reduced spontaneously when she rests or lying down. The complaint is associated with the feeling of backache, which is and the constant dragging sensation in the legs, more in the evening, and partially relieves on the rest and lying down. She doesn't take any treatment for the relief of the pain. She also reports off and on frequency of urine and the involuntary loss of urine on coughing and straining. But there is no history of तो चश्मा आपकी आवाज रुक रही है। जी अस्मा, कुछ आई थिंक इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। urgency and sensation of incomplete emptying of the bladder and the digital reduction prior to the urination. जी According to the patient, she is having history of off and on constant. अस्मा, आपकी आवाज जो है ना वो बड़ी कट रही है। आई थिंक कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। somebody suggesting कि कैमरा ऑफ करें, शायद फिर बेहतर हो जाए। आप कैमरा ऑफ करके बोल लो बेशक। हाँ जी अस्मा, नहीं, वी कैन नॉट हेयर यू। कोई आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ है, या तो आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा आ जाओ। वीडियो According to कर patient देती। and हेलो on अस्मा। standing at stool, the medication. Patient is not psychoreactive and नहीं अस्मा, कुछ hello. सही नहीं हो रहा। हाँ जी अस्मा, आपका ना आवाज नहीं आ रही, कट रहा है। इंटरनेट आपका कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। आप अपना वीडियो ऑफ कर दो। वीडियो ऑफ करके आप बोलो तो आई थिंक वो शायद। हेलो जी अस्मा। चलो, आई थिंक वो बीच में अस्मा का इंटरनेट का हो गया प्रॉब्लम। हम वैसे स्टार्ट कर लेते हैं। केस बड़ा अच्छा है। इट्स इन यंग पेशेंट, 36 years of एज, और प्रोलैप्स का केस है। अस्मा, अस्मा प्लीज ओपन द चैट विंडो। आप प्लीज वहां पे पढ़ लो। अस्मा को शायद वो ना हमारी आवाज आ रही है, क्योंकि उनका शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो बट वी कैन डिस्कस अदरवाइज एज वेल। अगर कोई और कुछ हिस्ट्री में क्या क्या ऐड करेंगे, इफ एनीवन वांट्स टू कमेंट और ऐड करना चाहते हो तो बताओ। मैम कॉन्स्टिपेशन का पूछेंगे, मैडम वर्क अब फ्लो आवाज का आ रही है मेरी? पूछेंगे, स्क्वाटिंग। अब आवाज आ रही है? हेलो. अस्मा, आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें। आवाज आती है फिर बंद हो जाती है। हाँ, आप बताएं, कोशिश करें जी।
हाँ जी, बोलिए अस्मा। चलो, लेट अस्मा सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। जी जी, डॉक्टर यास्मीन, आप कुछ कह रही थी। चलो, मैं आपको बता देती हूँ। पहले भी हमने वैसे प्रोलैप्स का केस तो कवर किया हुआ है, उसकी हिस्ट्री जल्दी से क्विकली कर लेते हैं ताकि हम पूरा मैनेजमेंट भी कर लें। हिस्ट्री के अंदर आई टोल्ड यू बिफोर, अस्मा स्टार्टेड इट वेरी वेल। एक्चुअली हिस्ट्री बड़ी अच्छी उन्होंने स्टार्ट की थी हिस्ट्री, बिकॉज ये एक यंग पेशेंट है और इसके अंदर कॉज हमें पहले ही पता है प्रोलैप्स की, विच इज द नॉर्मल डिलीवरी जो लास्ट उसकी हुई थी, विच वाज डन मे बी बाय बर्थ अटेंडेंट और वाइफ, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन भी हुई एंड इट वाज डिफिकल्ट डिलीवरी। तो कॉज तो वहीं पता चल गई, सो शी स्टार्टेड ऑफ विद द कॉज एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोलैप्स का केस हो जाए और आपको कॉज ही ना पता हो तो वो थोड़ा ऑड सी बात हो जाती है। तो आपने उसका, तो शी स्टार्टेड विद द कॉज एंड उसके अलावा ये है कि देन थोड़े से सिम्टम्स हम एलैबोरेट करके करते हैं। लास्ट टाइम भी जब मैंने प्रोलैप्स का बताया था, मैंने आपको कहा था कि 4 चीजें हम जरूर सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है। ऑब्वियसली यूरिन और स्टूल तो आ जाता है, लेकिन बैकएक और डिस्पारूनिया, कोई भी प्रोलैप्स का पेशेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें ये 4 चीजें नहीं होंगी। पेशेंट को बैकएक जरूर होगी, बिकॉज प्रोलैप्स के अंदर जब when the uterus or the uterovaginal prolapse has occurred, तो उसके अंदर सारे जो pelvic ligaments हैं वो खींच के यूट्रस बाहर आती है। तो एक एक वो ligaments lax हो जाते हैं और उसमें जैसे कहते हैं ना खिंच सी पड़ जाती है। So there is going to be backache, then there's going to be dyspnea as well, and then the urinary problems and the stool problems. I think Asma is back. जी अस्मा, आप आगे अपना कंटिन्यू करो पेशेंट हिस्ट्री को। She is having no complaint of excessive vaginal discharge and abnormal bleeding or ulceration over the mass. Her menstrual cycle is 5/7 after interval of 28 to 30 days with average blood flow. There is no history of dyspareunia, intermittent bleeding, postcoital bleeding, and abnormal vaginal discharge. Her pap smear has never been taken, and she is not using any contraception. She is not sexually active, not living with her husband, but wishes to retain the uterus and fertility because of concerns of the second marriage. She is para-. First delivery was normal vaginal delivery at DHQ Muzaffargarh. Full-term delivery conducted by the baby is alive and healthy, breastfed and vaccinated. Second delivery was also, second is baby boy, also normal vaginal delivery, full-term delivery conducted at home by the traditional birth attendant. This was a difficult delivery with a good sized baby, but she gives no history of perineal tear, instrumental delivery, or the prolonged labor. Both babies are breastfed and vaccinated. Patient gives no history of hypertension, diabetes mellitus, ischemic heart disease, asthma, tuberculosis, jaundice. There is no prior history of any surgery. She is non-smoker, non-addict, with no known allergies to the common food and drug. Belongs to a low socioeconomic status, and there is no family history of hypertension, diabetes, ischemic heart disease, asthma, tuberculosis, jaundice, and the prolapse in her family. Regarding general physical examination, an average young lady of BMI 27, sitting comfortably in bed, fully oriented in time, place, and person, and cooperative. On examination, she is mildly pale looking, but they are her pulse rate is 80 beats per minute. Blood pressure is 110/70 millimeter of mercury. She is having no cyanosis, jaundice, koilonychia, clubbing, and all accessible lymph nodes, they are not enlarged. Thyroid is not palpable. The bilateral breast examination reveals no asymmetry and no mass palpable in any quadrant of the breast. She is having vesicular breathing with no added sound. Apex beat is in fifth intercostal space, medial to the mid-clavicular line. Both heart sound are audible with normal intensity, and there is no added sound. Abdomen is soft, non-tender.
with central inverted umbilicus, and there are no abnormal veins, pulsations, stria, scar mark, and hernial orifices seems to be intact. Superficial palpation of abdomen reveals no tenderness. There is no abnormal mass or visceromegaly appreciated. Percussion note is dull. Percussion note is resonant all over the abdomen and in flanks, and bowel sounds are audible. Local examination reveals a female pattern pubic hair distribution. Vulva appears normal looking, and there is second degree uterovaginal prolapse with hypertrophied cervix, but there is no ulceration, keratinization, bleeding, and discharge. Pap smear taken. Stress incontinence could not be demonstrated as the bladder is empty. Bimanual examination reveals a retroverted uterus, normal size, mobile, non-tender, and adnexa, with no adnexal pathology. There is no rectocele, cystocele, and interocele appreciated in Sims position. ठीक है, गुड. अच्छा था थ्रू आउट सारा तकरीबन. यू हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द थिंग्स. एग्जामिनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, वो बात कर लेते हैं. अच्छा, जल्दी से क्विकली हिस्ट्री की बात कर लेती हूँ. हिस्ट्री वाज गुड. वो बीच में आपका इंटरप्ट हो गया, वो काफी कुछ हमने मिस कर दिया क्योंकि वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बट एक्चुअली आप बोल रहे थे जिसमें यूरिनरी और बावल सिम्टम्स थे, जो मैं आप जब डिस्कनेक्टेड थे तो सबको ये बता रही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि 4 सिम्टम्स को एलैबोरेट करना होता है. बेशक पेशेंट को कोई सिम्टम ना भी हो, प्रॉब्ली आपके पेशेंट को कोई यूरिनरी या इस तरह के मसाइल नहीं थे, बट इवन देन इट्स बेटर कि हम नो करके बात करते हैं, जैसे नो हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन और नो हिस्ट्री ऑफ बर्निंग मिक्सचरेशन या फिर पेनफुल मिक्सचरेशन एंड शी डजंट नीड टू रिड्यूस हर मास बिफोर शी पासेस यूरिन एक्सेट्रा. नो फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट. आई एम श्योर आपने वो कवर किया होगा. एंड देन अबाउट द स्टूल सिम्टम्स इसी तरह सारे के सारे के no incomplete feeling. She doesn't need to reduce her mass before she empties her bowel or when she passes stool. यानी no no painful defecation और वो सारा कुछ. और उसके बाद आपने बैक एक को एलैबोरेट करना होता है. ऐसे हर पेशेंट को बैक एक जरूर होती है. पेन लोअर बैक, radiating dull in character, radiating this side more when she stands up और वो सारा कुछ. ठीक है, तो आपने बैक एक को जरूर एलैबोरेट. एंड देन डिस्पैरूनिया. ये 4 सिम्टम्स आपने जरूर बताने होते हैं. कॉज आपने बता तो दी. अब आई डोंट नो बिकॉज आपका बीच में इंटरप्ट हो गया था हिस्ट्री का. आई डोंट नो आपने उस वक्त उसको कवर किया या नहीं किया, बट उसके अंदर आपने बाकी की कॉजेज भी सारी रूल आउट करनी होती है HOPI में. जैसे कि आपने, चलो ठीक है, प्रोबेबली जो मुझे आपकी समझ में आया था कि आपके पेशेंट में डिलीवरी के दौरान इट वाज प्रोलॉन्ग लेबर और वो थोड़ा सा सेकंड के दौरान जो इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है वो सब उसकी वजह से प्रोलैप्स हो गया. But even then you need to talk about chronic cough, prolonged weightlifting, and then connective tissue disorder को थोड़ा सा और elaborate करके आपने, ठीक है, family history of collapse की बात तो कर दी, that any known connective disorder करके बोल दो, या फिर जैसे हमने पहले एक दफा डिसाइड किया था कि multiple joint pains या कुछ ऐसे करके बोल दो जिससे हमें आइडिया हो कि किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो. तो ये मैंने बोला था कि एविडेंस ऑफ हर्निएशन एल्सवेयर इन बॉडी नहीं है. ये भी बहुत अच्छी बात है. गुड, बिल्कुल ठीक है. ये आपने सारा बिल्कुल ठीक है. तो इस तरीके से करना है. एंड देन अबाउट द mass, that she is having mass for example for the last 15 years. अब it was smaller in size, now has increased for the last maybe 6 months. या ज्यादा नोटिसेबल हो गया, या फिर उसको ज्यादा डिस्पैरूनिया हो गया, या फिर मतलब ये, और फिर अब मतलब वो जो mass होता है उसके लिए उसको she needs to reduce it, या it's more when she is standing up, या it's more after prolonged standing, या after doing more work. आपने बताया कि वो जो उसकी ऑक्यूपेशन है वो सारा ना, तो वो आपने मैथ्स को थोड़ा सा और एलैबोरेट करना है. बाकी तो आई थिंक इट वाज ओके. और अब बिकॉज 15 इयर्स काफी टाइम होता है और 15 साल से भी तो ये गुजार ही रही है, तो अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से उसको सिम्टम आ गए, तो उससे अगर रिलेट कर दो. सेकेंडली लास्ट 15 इयर्स में हो सकता है कभी इसने कोई पैसरी रखी हो, या अब अगर 15 साल से कभी ना चेक कराया ना ट्रीटमेंट ली, तो उस चीज को भी मेंशन कर देना बेहतर होता है कि she has never taken any treatment for this problem, or she never had got herself checked for this problem in the last 15 years. So you she experienced perineal heaviness from last 15 years, but feeling of something coming out of vagina from the last 5 years.
लास्ट कितने and ईयर्स? 5 years. लास्ट 5 years, ओके फाइन। सो 5 years से अगर इसने किसी को चेक कराया है, नहीं कराया, वो सारा कुछ। He has not और taken any treatment, any form of pessary or surgery for the said complaint. ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, पेरिनियल हेवीनेस का भी फिर अब बड़ी ब्रॉड सी टर्म है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिनियल हेवीनेस? फिर आप या तो पेन लोअर एब्डोमेन करो, उसको और ज्यादा एलैबोरेट करो, और फिर यूरिन को अगर आपने रूल आउट तो किया, लेकिन फिर आपकी दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा ना, इज इट लाइक फिर आप मैस एब्डोमेन, मतलब पेरिनियल हेवीनेस इज एक्चुअली नथिंग, यू हैव टू एलैबोरेट इट मोर। या तो फिर मतलब पेन लोअर एब्डोमेन है विच इज मोर विद द यूरिन, या फिर वो गट से रिलेटेड है, या फिर वो मस्कुलर है, किस तरीके से वो सेटल डाउन होती थी, एंड देन शी हैड प्रोलैप्स फॉर द लास्ट 5 years। अब हेवीनेस जो है वो तो वो कोई बड़ी अजीब सी टर्म है ना। आपके जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसमें उसको मजीद इलेबोरेट करना होता है HOPI में। तो या तो फिर हेवीनेस को बोलो ही ना, आप डायरेक्टली बोल दो फॉर द लास्ट 5 years दिस शी हैज फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाना, और फिर उसको इलेबोरेट कर लो। एग्जामिनेशन वाज आल्सो वेरी गुड एक्चुअली। आपने बड़ा सा सारा पेल्विक एग्जामिनेशन, इसमें बोलना मुश्किल होता है लास्ट क्लास में। मैंने काफी सारी 2-3 क्लासेस ली हुई हैं प्रोलैप्स के ऊपर, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो उसके अंदर एग्जामिनेशन किस तरीके से बोल रहे हैं वो सारा उसके अंदर मौजूद है। एंड लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला, बट एक थोड़ा सा ब्लंडर मार दिया। आप दोबारा से बोलो पेल्विक एग्जामिनेशन एक दफा फिर बोलो अस्मा। Madam, local examination reveals female pattern pubic hair distribution. There is no female pattern pubic hair distribution. Vulva appears normal looking. There is second degree UV prolapse with hypertrophied cervix. There is no ulceration, keratinization, bleeding, obvious discharge. Pap smear taken. Stress incontinence could not be demonstrated because of empty bladder. Bimanual examination reveals retroverted uterus, which is normal size, mobile, non-tender, and adnexa seems to be clear. अच्छा, There is no cystocele, rectocele, and enterocele visualized on SIMS position. ठीक है। इसके अंदर देखो, ठीक है आप सही बोलते हो, अगर इसको और थोड़ा इजी कर दो, ये फीमेल पैटर्न हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स अ वेरी लॉन्ग एंड अननेसेसरी थिंग। ये जो अननेसेसरी बातें हैं ना, ये यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड। आपने vulva is normal looking with normal hair distribution, that's it। ये जो बहुत ज्यादा साइंस मारने की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि वो फिर और ही बात, वो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और प्यूबर्टी एंड ऑल दैट उसके ऊपर चली जाए, और वो खामखा आप कहाँ से कहाँ बात को ले जाओ। तो आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर रहना है, ठीक है। हर गायनी के पेशेंट में वल्वा इज नॉर्मल लुकिंग विद नॉर्मल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे ज्यादा बात करना, नो डिस्चार्ज और ब्लड प्रेजेंट ऑन इट, इस तरह करके कर दो। लेकिन आई थिंक इतना ही काफी है, वल्वा इज नॉर्मल लुकिंग विद नॉर्मल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर अच्छा, अब ये जो प्रोलैप्स का पेशेंट है, व्हाई डू यू थिंक इट्स प्रोलैप्स? देयर इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, इट DD of it, what can come out of vagina? Madam, this could be elongated cervix. This could be the vaginal prolapse, and third one, some polypoidal mass All like right. So how did polypoidal you polyp. prove that it's a UV prolapse in your examination? Why is it not a polyp or a fibroid which is coming out? Ma'am, because cervix is visualized out of the introitus. So say this in your examination. आप कहोगे it's a second degree uterovaginal prolapse. Second degree तो हर palpation में बोलने की जरूरत है। तो it's a uterovaginal prolapse because cervix is seen lying outside vagina, और फिर cervix पे comment करो because now you are looking at the cervix. Then cervix is normal looking. बहुत ज्यादा don't talk about the things which are not there. Why are you talking about decubitus ulcer, keratinizing? आप एग्जामिनर को क्यों चांस दे रहे हो कि वो आपके ट्रैक से हटे? Why you making, आप उसे वेलकम क्यों कर रहे हो कि एग्जामिनर should talk about ulcers when the ulcer is not there? Why you taking even a name of it? Cervix is normal looking means there is no ulcer, ठीक है ना? ठीक। आप क्यों खुद से कह के why you talking, आप ऐसे ना कहो कि there is no decubitus ulcer or keratinized, then why you not saying that there is no malignant ulcer? मतलब you don't need to talk in that detail. जब it is normal looking, it is normal looking. एक्स्ट्रा बातें बोल के ना एग्जामिनर को वो कुछ बड़े इरिटेटिंग किस्म के बैठे होते हैं, पहले बड़े थके होते हैं, वो चिढ़ से जाते हैं कि बहुत ही तो साइंस में आ रही है। ये समझती है probably she knows a lot about decubitus ulcer. Okay, tell us pathology of decubitus. How does it look like under the microscope? Why is it decubitus? Why is it not? मतलब
अब असल मकसद क्या था, पास आपने तब होना जब आपका आपका पेशेंट ट्रीट होकर घर जाएगा और फॉलो अप जी विजिट पे ठीक ठाक आ जाएगा। वो इस बात पे पास नहीं आप हो रहे हो कि आपने डिक्यूबिटस अल्सर को प्रूव कर दिए कि वो है, हालांकि वो तो उस मरीज में था ही नहीं। ठीक है ना? सो जी एक्स्ट्रा इधर उधर की आपने बात नहीं करनी। इट्स नॉर्मल लुकिंग मींस इट्स नॉर्मल लुकिंग, दैट्स इट। ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस ठीक है इस तरीके से। फिर देन पैप स्मेयर इज टेकन, देन यू विल चेक दैट्स अ सेकंड डिग्री रेट्रोवाजाइनल, ऑल बाकी सारा आपका बहुत अच्छा था। बट हाउ कैन यू से दैट देयर इज अ सेकंड डिग्री रेट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स बट देयर इज नो enteroseal, there is no rectocele, okay enteroseal नहीं है, but there is no rectocele and there is no cystocele, then it's, if there is no rectocele and there is no cystocele, then why are you calling it retrovaginal prolapse? madam, should I Ask call it second degree uterine descent because there was no Can cystocele uterus and come rectocele out in without directly? bringing out vagina? Have you ever heard of this term in any gynae book, from any gynae teacher, from anybody throughout the world? Uterine, only uterine descent. No, I've not heard. Can uterus ever come down or come out of vagina without bringing the vaginal wall? Madam, it comes along with the vaginal was most of the cases. एक टेंट है, टेंट की छत है, छत का जो पीक है, सेंटर पॉइंट है, उसके ऊपर एक पत्थर गिरता है और वो जो छत का सेंटर पॉइंट था वो नीचे बेस से बाहर आ जाता है छत के। तो क्या वो सेंटर पॉइंट उसके इंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स को नीचे लाए बगैर ही नीचे आ जाएगा, या जब उसके अंदर एक डेंट आएगा तो आगे पीछे की दीवारों में भी डेंट आएगा? ऐसे ही है मैडम, होगा मोस्ट, ज्यादातर डिसेंट हो सकता है लेकिन इस पेशेंट में बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, ज्यादातर नहीं हो सकता। मैं आपसे एक टेंट है, उसकी छत है, आगे पीछे की दीवारें हैं। ठीक है? ऊपर पत्थर गिरा, छत नीचे आई, छत बेस पे आके लगी है, और क्या वो छत, दूसरी दीवारें सीधी खड़ी रहेंगी और सिर्फ छत नीचे गिर जाएगी उस टेंट की? नहीं मैडम, ये ऐसा पॉसिबल नहीं वो है। बेंट कॉज करेगी आगे पीछे की वॉल्स में। बैंक कॉज करेगी, नो डाउट। ठीक है ना? वो जो छत है वो बेस पे आकर जब लगेगी तो साथ में जो टेंट की आगे पीछे की दीवार है उसमें भी थोड़ा सा टिल्ट, वो भी थोड़ा सा बेंड डाउन करेगा। इट्स नेवर, ये एक फेल हो जाने वाली बात कर दी। इतना अच्छी हिस्ट्री एग्जामिनेशन बता के इस बात के बाद, you simply, I would say you don't have any concept. Uterus can never come out of vagina without bringing out anterior and posterior walls of vagina. हो सकता है एग्जामिनेशन पे आपको ना लगा, बट if you can see second degree uterine prolapse or cervix coming out, आपने वहां कह देना है सिस्टोसील रेक्टोसील। ठीक है? आगे और ठीक। पीछे की दीवार, द टर्म इज यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स। जब गायनी की आप कोई भी किताब उठा लो, शॉर्ट उठा लो, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, कहीं पे भी अलग से, हाँ सर्वाइकल इलोंगेशन क्या न कर, जिसमें सिर्फ सर्विक्स बाहर आ सकता है, मे बी उसमें यूट्राइन डिसेंट और एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स ना आए बाहर वजाइना की। बट जब यूट्रस बाहर आ रही है क्योंकि वो तो वजाइनल वॉल्स के ऊपर है ना यूट्रस, जैसे कि ठीक। सर्विक्स का भी दो पार्ट्स होते हैं, एक वजाइना के अंदर होता है, एक सुप्रा एग्जामिनेशन। वजाइनल होता है। जो जब सर्वाइकल इलोंगेशन होती है तो वो इंफ्रा वजाइनल वाला पार्ट सारा डिसेंड एलोंगेट कर। करता है, राइट? अब वो तो उस वक्त तो बिलीवेबल बात है कि चलो वॉल्स आगे पीछे से बाहर नहीं आई, बट व्हेन द यूट्रस इज कमिंग आउट इट विल डेफिनेटली कॉज सिस्टोसील एंड रेक्टोसील, राइट? तो एक राइट। छोटी सी टिप, एग्जाम के अंदर आपको कई दफा, बिकॉज यू आर, आप इस तरह का आप माइंड और स्टेट ऑफ माइंड होता है कि आप फ्रैंकली ये भी देखना भूल जाते हो कि कौन सा डिग्री प्रोलैप्स है, और जब आप जाके कुर्सी पे बैठते हो तो आप ये सोचते हो कि ये तो था, लेकिन मैं शायद एग्जैक्टली फिंगर से देखना भूल गई कि 90% women have सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स। एक चीज, दूसरी चीज ये, जिसका भी सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स है, समझ आया नहीं आया, बोल दो सिस्टोसील रेक्टोसील। अगर बिल्कुल नहीं लगी, जैसे आपको इस केस में लगी, माइल्ड सिस्टोसील रेक्टोसील बोल दो, ज्यादा लगी है मॉडरेट सिस्टोसील रेक्टोसील बोल दो। यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स में इंटेरोसील बोल देना बेवकूफी है। वेरी, ये मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ एग्जाम के लिए।
हो सकता है कि ठीक। पेशेंट के अंदर। अब ना व्हाट इज अ रेक्टोसील एंड व्हाट इज एन एंटेरोसील, कैन यू टेल अस ना? रेक्टोसील के क्या कंटेंट्स हैं और एंटेरोसील के क्या कंटेंट्स हैं? मैडम रेक्टोसील में तो शाबाश, वेरी गुड, ठीक कह लोअर रहे वन हैं, था posterior vaginal परफेक्ट, वॉल से बिल्कुल ठीक है, रेक्टम जो ठीक है है, वो आउटपाउचिंग होगी, और ठीक है, उसमें इंटेरोसील में इंटेस्टाइनल कंटेंट्स जो है वो अपर वन थर्ड से पुटूयन होगी, अपर ठीक है, वन थर्ड posterior vaginal ठीक है, वॉल। बिल्कुल ठीक है। तो इसका फर्क ये होता है, जो रेक्टोसील है ना, इट्स एक्चुअली हर्निएशन ऑफ रेक्टम इनटू द रेक्टम वजाइना, इनटू द वजाइना। राइट। हर्निया क्या है? कि बॉडी के किसी वॉल में से, कोई वीकेंड पार्ट में से ऑर्गन विसरा हर्निएट आउट हो गया। सो जी। रेक्टोसील इज एक्चुअली हर्निया थ्रू द वजाइनल वॉल, राइट, रेक्टम का। एंटेरोसील क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का हर्निया इनटू द वजाइना। अपर वन थर्ड ऑफ द posterior vaginal वॉल। क्यों अपर वन थर्ड लोअर थर्ड छोड़ दो, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऊपर से ही आना ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है, हाँ लोअर जी। वन थर्ड ऑफ वजाइना से तो नहीं निकलना, ठीक ठीक। ठीक है ना? तो इंटेरोसील कब होगी? इंटेरोसील बहुत आगे की चीज है। इंटेरोसील या तो प्रेसिडेंशिया में हो सकती है, या फिर हाँ। वो वॉल्ट प्रोलैप्स में हो सकती है। वॉल्ट यस। प्रोलैप्स कैन नेवर अकर एक्चुअली विदाउट इंटेरोसील। लव। इंटेरोसील इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। सो हमारा केस क्या होगा वहां पे एग्जाम में, अगर समझ नहीं आ रहा है, to be second degree prolapse with the cystocele and moderate and rectocele, ज्यादा नजर आ गई है मॉडरेट सिस्टोसील, मॉडरेट रेक्टोसील, ठीक है। ये प्लीज प्रोलैप्स के केस में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मैं वैसे बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ उसकी, और और ये सारा कुछ यूट्यूब पे आपको मिले में है भी, ऑलरेडी है, अबाउट द एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो ये प्लीज अच्छी तरह याद कर लो। अच्छा हो गया कि आपने प्रेजेंट कर दिया, इससे आपके काफी क्लियर भी होगा, क्योंकि देखो बार बार मैं बता रही हूँ, यूट्रो वेजाइनल प्रोलैप्स, यू वी प्रोलैप्स, इट्स यस। नॉट जस्ट अ यूट्राइन प्रोलैप्स, right? Why is it called UV prolapse? Because it always occurs together. When the uterus यस। is coming down, it's causing anterior posterior vaginal walls to come out as well. What's in the anterior wall? Cystocele. ज्यादा नजर आ गया, same moderate cystocele. There is no perfect grading scale present for the cystocele or rectocele. So अगर ज्यादा नजर आ गया तो it's going to be moderate cystocele. अगर आपको ज्यादा rectocele नजर आएगी, it's going to be moderate rectocele. Otherwise mild cystocele, mild rectocele. But it has to be there. बोल देना बेवकूफी है। इसको एग्जामिन करते हुए देखा कैसे था रेक्टोसील को? मैडम उसको सिम्स पोजीशन में लिटाया था हाँ बेसिकली, हाँ हाँ, फिर लोअर लेग हाँ स्ट्रेट हाँ एंड अपर हाँ लेग हम हाँ उसको टर्न हाँ, करेंगे टू एब्डोमेन। ठीक है, फिर मैडम हमने सिंगल ब्लेडेड सेम स्पेकुलम जो है वो इंसर्ट किया posterior vaginal वॉल में। सिंगल ब्लेडेड और से आपका क्या मतलब? मैडम अच्छा, मुझे वो सिंगल सिंगल वाला, ब्लेडेड। ठीक है, हाँ ठीक जी। है, ठीक और है। मैडम स्पंज आप होल्डिंग बड़ी ना फोर्स से। डिटेल्स में जाते हो चीजों के। यू जस्ट नीड टू रिमेन वेरी फोकस्ड और to the point. अब you talked, you immediately said single bladed sim speculum. I said okay, what is it? Then अगला क्या बात शुरू हो जाती है, अगर कोई आपको तंग करना चाहे, सिम स्पेकुलम क्या है, क्यों है, कस्कोस क्यों नहीं है, सिम्स बना क्यों था, व्हाट आर द अजीब वो गरीब किस्म के सिम्स की टाइप बता दे, क्या मतलब अजीब से सवाल। तो अपने आप को टू द पॉइंट और फोकस रखो। अच्छा वॉल में फिर मैडम हम फिर रिट्रैक्ट करेंगे इंटीरियर वेजाइनल वॉल को विद स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, और जेंटली विड्रॉ करते जाएंगे सिम स्पेकुलम को। जो हम्म अपर में हमें नजर आएगा वो इंटेरोसील देखेंगे, और जो विड्रॉ करके हमें नजर आएगा वो रेक्टोसील है। क्या नजर आएगा जब हम सिम स्पेकुलम मैडम विथड्रॉ करेंगे? तो I इंटेरोसील will कैसे ask, नजर आएगा? madam, I will ask the patient to cough. If there is ओके, bulge on coughing, then the interocyl and the upper one third, and at the bulge on coughing, rectocyl in the रॉन्ग। lower two. इसको करेक्ट कौन करेगा? हेलो डॉक्टर मैडम, जी, हम तो रेक्टोसील ऐसे भी देख लेते हैं जब इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, थोड़ा सा प्रोलैप्स को ऊपर करके कफ करा के रेक्टोसील। नहीं, रॉन्ग। मैडम मैं बताऊं? मैम एग्जामिनेशन जब में हम ऐसे इंटेरोसील और रेक्टोसील को करें, डिफरेंशिएट करते हैं। जी, डॉक्टर साहब मैडम सारा। मैं हाँ जी मैम, पेशेंट को हम कहेंगे कफ करे, जब पेशेंट कफ करेगी या बेरिंग डाउन करेगी तो हम टिप ऑफ द सिम स्पेक्ट्रम पे यस, देखेंगे कि आज यस, कफ पे बल जाता है, दैट इज एंटेरोसील, and ठीक then है, we will withdraw the spectrum downwards, and after complete withdrawal at the end of the at the end of the anal opening से पहले बिल्कुल जो है वो बल जाएगा तो वो जी, रेक्टोसील होगा।
अस्मा, इसको मैं आपको और एलैबोरेट करके बताती हूँ। आपको लग रहा होगा कि शायद आपने भी यही बात किया, हालांकि ये नहीं है। आपने जब सिम्स पोजीशन पर रखा पेशेंट को और आपने सिम्स स्पेकुलम उसके पोस्टीरियर वॉल में डाला, एंटीरियर वॉल को आपने स्पंज होल्डिंग से रिट्रैक्ट किया, यू आर नॉट विथड्रॉइंग द सिम स्पेकुलम एट दिस मोमेंट। आपका सिम ठीक। स्पेकुलम पूरा का पूरा इंसर्ट हुआ है, वहीं पे रख के आपने पेशेंट को कफ करानी। कफ करवाना। अगर एक बल्ज निकल के आता है टिप ऑफ सिम स्पेकुलम से, तो दैट इज इंटेरोसील। यू ठीक। हैव नॉट, आपने अभी विथड्रॉ नहीं किया सिम स्पेकुलम, राइट? इफ द ठीक। bulge is the tip of the sim speculum before withdrawing, that's enterocele. Then you start withdrawing it and you ask the patient to cough. And while withdrawing, if the bulge comes at the tip of the sim speculum, that's rectocele. ठीक। ठीक है? तो यू Yes. हैव टू बी सो क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपके सर पे खड़े होते हैं एग्जामिनर जब आप एग्जामिन कर रहे होते हैं पेशेंट को। अच्छी भली हिस्ट्री होती है पेशेंट की, आपने बताई भी, बट यू डोंट पास। व्हाई? बिकॉज ये वाली कॉन्सेप्ट्स और ये गलतियां ये नहीं करनी, ठीक है? और उसके अलावा रेक्टोसील, देखो एंटेरोसील जो है वो मैंने आपको बार बार बता दिया कि किस केस में मिलेगी। So we are going to talk about rectocele and cystocele in UV prolapse patients, so especially secondary UV prolapse patients. और आई होप के एग्जामिनेशन परफॉर्म करना आता होगा। मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग हुई थी उस क्लास की, मेरी पूरी बहुत डिटेल्ड प्रोलैप्स पे हमने क्लास की थी इसी तरह ऑनलाइन, जब शुरू शुरू सेशन स्टार्ट हुए थे। तो है यूट्यूब पे वो प्रोलैप्स वाली क्लास। डॉक्टर वो रिकॉर्ड नहीं नहीं हो मैम, नहीं है। वो हमने बड़ी जबरदस्त वैसे मैम एग्जामिनेशन नहीं, वाली क्लास की। नेगेटिव बेस्ड जो डिस्कशन हुई थी ना वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन जो एग्जामिनेशन वाला था ना, जो लंबा था, वो हाँ रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डेड है ना, वो प्लीज आप लोग देख लेना ताकि हम उससे आगे की बात कर लेना। ठीक है? सारा की एग्जामिन एग्जैक्टली करना है कैसे, कौन सी पोजीशन और किस तरीके से, वो सारा, बिकॉज वो परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अच्छा एक्सक्यूज मी। ठीक है, चलो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आते हैं। जी अस्मा, इन्वेस्टिगेशंस आप क्या मांगोगे? Madam, first of all, I would like to have a complete blood count for hemoglobin, TLC, and platelets, and ठीक the है, complete urine examination for microscopy and biochemistry, ठीक है। including the RBCs, WBCs, glucose, nitrates, and proteins. अच्छा 10 to 12% दे दिया। I would like to have a midstream urine for culture and sensitivity. ठीक है, चलो वो नॉट अवेलेबल है। अच्छा Madam, blood group RH factor, hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibodies. ठीक है, आगे। हाँ जी, हेलो। अस्मा की आवाज जो है वो शायद खत्म हो गई है फिलहाल। चलो कोई और जल्दी से इन्वेस्टिगेशंस बता दे। Ultrasound pelvis to know about the size of uterus, its endometrial cavity, endometrial thickness, and ecotexture. And especially, I want to know about the status of Adinexa to see any cyst present in ovary or not. That is important. And I would also like to see the ultrasound the abdomen to see the KU for the KUB to see the status of ureter, whether the hydro ureter is present or not. And that's it in this patient. ठीक है, And if urinary CS, if urine CS is available or not, I would also like to see the culture sensitivity of it. That's it. ठीक है, ठीक है। किसी और ने कुछ ऐड करना? डॉक्टर रूबा, मेरा एक क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछ लूं? जी जी, पीछे साथ साथ पूछो। जी, जैसे इन्होंने कहा कि जस्ट सर्विक्स इज कमिंग आउट एंड देयर इज नो एंटेरोसील, देयर इज नो सिस्टोसील, रेक्टोसील। मैडम, इट कुड बी अ elongated cervix. Can we see? But then she said it's a second degree uterovaginal prolapse. मतलब ठीक है, cervix is coming out of vagina, but then she said it's a second degree uterovaginal prolapse. या तो फिर आप जब इस तरह जब elongated cervix हो रहा तो फिर आप कहते हैं cervix is lying outside vagina with well supported uterus. ठीक है, and the length of cervix is this much, यानी इतनी elongated है, maybe 5 centimeters इस तरह से. But then you specially comment कि with the well supported uterus. ठीक है? डॉक्टर रूबा, मैंने आज देखा था elongated cervix, मुझे उसको बताना नहीं आया कि कैसे बताना है। वो 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड द इंट्रोइटस।
तो आप कहोगे कि cervix is lying outside the vagina with well supported uterus and the length of the cervix is this much, जितना आपको लग रहा है 5 सेंटीमीटर। डॉक्टर रूबा, ये कैसे पता चलेगा मतलब कि ये सेकंड डिग्री कोलैप्स है या सिर्फ सर्विक्स है, क्योंकि वो फीलिंग तो एक जैसी आती है, कॉर्ड नहीं लाइक नहीं, फीलिंग एक जैसी नहीं आती। सर्विक्स की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल होती है, जो कि यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स हो। अगर इलोंगेटेड सर्विक्स हो तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग सर्विक्स एंड यू कैन फील यूट्रस वेल अबव। डॉक्टर जो सर्विक्स की लाइन के इंट्रोइटस बाहर से देखेंगे हम, वो वाली मेजर करके बताएंगे? फिंगर से मेजर करते हैं सर्विक्स की लेंथ, फिंगर से मेजर करते हैं ना व्हेन यू आर डूइंग पीरी एज वेल। तो आप अपनी फिंगर से मेजर करते हो कि इतनी लंबी सर्विक्स है। ओके डॉक्टर, बाहर होगा सर्विक्स इलोंगेटेड में तो फिर इलोंगेटेड में ऑब्वियसली वो इतना इलोंगेटेड होता है कि एट टाइम्स कम्स आउट ऑफ द वजाइना। अगर वो वजाइना से बाहर ना आ रहा हो तो पेशेंट को इतना फील नहीं होता है कि उसको डिस्पैरोनिया हो। जी डॉक्टर रूबा, फिर तो जब हम उसे जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर अबव द मैस फील करते हैं, फिर वो तो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर तो फील नहीं होगा ना फिर हमें, क्योंकि वो इन्वर्जन तो नहीं हुई है ना सर्विक्स के अंदर। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या मतलब? जो अपर बॉर्डर ऑफ द अपर मार्जिन ऑफ द मैस के ऊपर हम स्ट्रक्चर फील करते हैं टू डिफरेंशिएट थर्ड एंड द फोर्थ डिग्री यूवी प्रोलैप्स। हाँ, वो नहीं होगा, आप सही कह रहे हो। वो तो फिर नहीं एक अलग होगा। चीज है ना, बिल्कुल। यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स की डिग्री का वाला एग्जामिनेशन तो फिर अलग होगा। व्हेन द यूट्रस इज ऑलरेडी इनसाइड देयर इज नो पॉइंट इन palpating the fingers and checking के वो सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री है। वो तो सर्विक्स का केस है। डॉक्टर रूबा, एक बार हम अगर डायग्नोसिस बना लेते हैं ये इलोंगेटेड सर्विक्स है, तो उसके बाद सिम्स पोजीशन करेंगे, इंटेरोसिल देखेंगे? देख लो, because cervix is at least coming out, although there is well supported uterus। आप बोल दो कि there is no enterocele and cystocele, कोई इसमें हर्ज नहीं है, because ठीक है there is a well supported uterus, but you never know, क्या पता वो भी डिसेंड थोड़ी सी हुई हो, जो कि मजीद रिकन्फर्म हो जाएगा with the cystocele और rectocele। ठीक है। तो वो बोलने में, और एग्जामिन आपने पूरा, because if there's something coming out of vagina and the cervix is lying outside, तो आपने देखो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन तो हम करते भी एंड पे है ना यूवी प्रोलैप्स के पेशेंट में। उससे पहले हम देख चुके होते हैं रेक्टोसील और इंटेरोसील सिस्टोसील। उसमें कोई बाय मैनुअल के बाद तो हम वापस नहीं आते ना सिस्टोसील और उसके लिए। तो जो डॉक्टर स्टेप वाइज है उसी तरह रखो जी। अगर हम डॉर्सल पोजीशन में पहले कर लें तो इसमें कोई हर्ज है? मर्जी है, कोई हर्ष नहीं है। मेरा तो क्या, ऑल यू नीड टू नो इज कि आपकी फाइंडिंग्स ठीक हो, आपको कॉन्सेप्ट हो। आप तो वैसे एग्जामिनर्स भी इस बात पे बिलीव करते हैं। पहले होते थे जो कि थोड़े इमोशनल हुआ जाया करते थे कि अगर आपने लेफ्ट लैटरल क्यों नहीं शुरू किया, या फिर किसी को डॉर्सल पसंद है तो आपने डॉर्सल क्यों नहीं शुरू किया। डॉक्टर मैंने सिम्स थोड़ा वाली पोजीशन से सिम्स पोजीशन से पहले करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मेरा इंस्पेक्शन पे वो वापस प्रोलैप्स बाहर नहीं आता था। किस इंस्पेक्शन पे वापस बाहर आना चाहिए? यू डोंट नीड टू, मतलब सिम्स पोजीशन में अगर एक प्रोलैप्स बाहर नहीं है और मैंने सिम्स से ही शुरू कर लिया एग्जामिनेशन करना, तो फिर वो सिम्स पोजीशन में बाहर नहीं आता तो उसमें मैं ले सकती, वो इंटेरोसिल रेक्टोसिल देख सकती हूँ। और नहीं, आपने शुरू में प्रोलैप्स बाहर निकालना है। बेशक आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन या सिम्स पोजीशन में स्टार्ट कर रहे हो, पेशेंट को आपने सिम्स पोजीशन पे लिटाया है। if your prolapse is not coming out, then you just need to put in a sim speculum, hold the cervix with tenaculum and bring it up। ठीक है ना? मतलब आपको प्रोलैप्स बाहर चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन। यू कैन नॉट सी सिस्टोसील रेक्टोसील बिफोर एग्जामिनेशन। आप इंस्पेक्शन से पहले पैल्पेशन पे नहीं जा सकते। आप अपना स्टेप स्किप नहीं कर सकते, जो एक हमने शायद फाइनली ईयर एमबीबीएस में सीखे थे बेड साइड। अगर नहीं आता प्रोलैप्स तो हम पैप्स में भी नहीं ले सकते। अगर डॉक्टर में कर लें तो कम से कम पैप्स में और बायमैनुअल हो जाता है। अगर प्रोलैप्स बाहर नहीं आता तो लैटरल में आप उसकी सिस्टोसील और रेक्टोसील देखो, और फिर डॉर्सल में करके उसका पैप्स में ले लो। तो डॉक्टर रूबा, वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाएगी पैप्स में, सही आ जाएगा उसके बाद? हाँ, आपने सर्विक्स को तो कुछ नहीं किया। अव्वल तो अगर वो प्रोलैप्स का पेशेंट है एंड शी इज सेइंग कि शी इज अ केस ऑफ प्रोलैप्स, क्यों नहीं बाहर आ रहा? क्योंकि उसकी ट्रैकिंग होती रही। अगर नहीं आ रहा, आपने उसे लैटरल पोजीशन में डाल के सिम्स डालना है और टेनेकुलम लगा के उसे बाहर निकालना है प्रोलैप्स को। ठीक है ना? उसमें डरना नहीं है, पेशेंट के साथ अच्छी रहती, कोई दर्द नहीं होती पेशेंट को। एक चुटकी जैसी दर्द उसे बतानी होनी। कॉपर टी नहीं रखते ओपीडी में,
डॉक्टर वहाँ स्पंज होल्डिंग फोर्सेप पड़े होते हैं, टेनाकुलम पड़ा भी नहीं होता। सॉरी, नहीं होता है, सब कुछ होता है वहां, पूरा ड्रम इसीलिए होता है, जरा गौर से देखना, वहां पूरा मैम ड्रम पड़ा जो होता है जी। सॉरी मैं आपको बात करती हूँ मैम। इनकॉन्टिनेंस जो है, जब इनकॉन्टिनेंस डेमोन्स्ट्रेट करनी है इंस्पेक्शन पे, तो उसमें वल्वा को पार्ट करना है या ऐसे ही जब उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं उसी वक्त उसे कहें कफ करें, फिर उसके बाद पल्पेशन करने से पहले अपार्ट हाँ, करके फिर उसे कहें दोबारा? इसमें मुझे कंफ्यूजन थी। हाँ जी। जब वो डॉर्सल में लेटेगी, सॉरी एक मिनट, खांसी हीरा, देखो मैडम कह रही है निकाल सकते हैं आप बाहर एग्जाम में हाँ, भी। बिल्कुल निकाल सकते हैं, एग्जाम में निकाल लेना है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्रोलैप्स ही बाहर नहीं आएगा और तो आप डॉक्टर एग्जाम में होगा नहीं मेरा पूरा नहीं कर सकोगे। प्रोलैप्स ही फेल हुआ है, इसलिए मेरा वो बाहर नहीं आया था। परेशानी की बात ये देखो हेरा, दो बातें, एक चीज तो ये कि बेहतर है प्रोलैप्स बाहर आ जाए, प्रोलैप्स अगर बाहर आ जाए तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, और उसमें डरने की इसलिए बात नहीं होती क्योंकि आप ओपीटी में हर जगह हम लोग कॉपर्टी नहीं रखते, एक हल्की सा टेनेकुलम, इसमें तो हमने सिर्फ पकड़ के बाहर निकालना और टेनेकुलम उतार देना, कॉपर्टी में तो इतनी देर तक टेनेकुलम लगा रहता है, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आपने पेशेंट की अच्छी रेपो बनानी है और आपने उसको लेफ्ट लैटरल में जब लेटाया है, सिम्स डाला है, और आपने इसीलिए तो लेफ्ट लैटरल या सिम्स पोजीशन में स्टार्ट करने का एग्जामिनेशन यही फायदा होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हिरा ने कहा कि मेरा बाहर नहीं आया, तो भी इफ यू आई हैव सीन कैंडिडेट्स पासिंग एग्जाम जिनका प्रोलैप्स बाहर नहीं आया एंड दे हैव नॉट डन एनी पेल्विक एग्जामिनेशन, फ्रैंकली मैंने ऐसा कैंडिडेट भी पास होते देखा है जिसके पेशेंट ने एक्सपोजर से इनकार कर दिया, ट्राउजर ही उतारने से इनकार कर दिया कि मैंने एक्सपोजर ही नहीं देना, बिकॉज यू इट्स ऑल योर कॉन्फिडेंस एंड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप उस चीज को संभाल सकते हो। बहुत देखो, अगर फ्रैंकली प्रोलैप्स बाहर नहीं आया इसमें आपका कसूर नहीं है, आप उसको, लेकिन उसके लिए आपको बहुत शार्प होना चाहिए, उसको उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, अगर आप आपके अंदर वो नहीं है तो आप टिनेकुलम लगाओ और उसे बाहर निकाल लो, मेक अ गुड रेपो विद योर पेशेंट, शुरू से एंड तक अच्छी रेपो बना के रखो, जब करने लगो एंड यू रियली रियलाइज दैट प्रोलैप्स इज नॉट कमिंग आउट, उस वक्त आप पेशेंट को बताओ कि इसका बाहर आना कितना जरूरी है फॉर योर एग्जामिनेशन। जब हम क्लिनिक में पेशेंट एग्जामिन करते हैं या इवन ओपीडी में भी, बट क्लिनिक में इसलिए क्योंकि वो एक एक आप होते हो, हम पेशेंट होते हैं, how can you even give her any management if you don't know the stage of prolapse की कौन सा सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है कि है भी कि नहीं है, आप उसको मैनेज ही नहीं कर सकते हो, उसमें हम किसी ना किसी तरह उस प्रोलैप्स को निकालते हैं, वी डोंट रियली हैव टाइम कि हम उसे स्क्वेटिंग में बैठाएं या हम उसे कहें 10 चक्कर बाहर लगा के फिर आ जाओ फिर प्रोलैप्स, दैट लुक्स नॉनसेंस इन क्लिनिक आल्सो एंड इट लुक्स नॉनसेंस इन एग्जाम एज वेल, तो उसके अंदर आपने टेनेकुलम लगाना है हल्का सा और उसे पुल आउट कर लेना, एंड दैट्स इट। डॉक्टर अरूबा, उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस थी बहुत ज्यादा, और इतनी ज्यादा उसकी सिस्टोसील थी, मार्क्ड हाँ, सिस्टोसील, और तो उस क्या हुआ, सिस्टोसील की वजह से ना वो एंटेरोसिल भी बड़ी मुश्किल से हो रही थी, वो पीछे नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, सिम से तो दुनिया जहान की चीज पीछे हो जाती है, जब आप सर्जरी कर रहे होते हो, इतना से इंसिजन होता है, अगर इतनी 20 पेशेंट हो उसकी पूरी आप सर्जरी करके यूट्रस पता नहीं दुनिया जहान की चीजें जब बाहर निकाल सकते हो, इस कदर 20 मरीज में रिट्रैक्ट करके आप किसी स्ट्रेचेबल चीज में एक रेक्टोसील रिट्रैक्ट करके एग्जामिन नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ये बिलीवेबल बात ही नहीं है। नहीं, वो इंटेरोसिल तो मैंने कर ली थी, रेक्टोसिल भी, लेकिन मुश्किल से हुई थी। और फिर जब मैंने उसको सीधा लेटाया था डोर्सल पोजीशन में, तो प्रोलैप्स नहीं बाहर आया, फिर मैंने उसमें कसकोस डाल के पैप स्मेर लिया, वो फिर उस पे बड़ा एग्जामिनर ने माइंड किया इसने कसकोस क्यों डाला। कसको तो प्रोलैप्स के पेशेंट में जरूरत ही नहीं है ना, ये तो सारी गड़बड़ हो गई ना। जी डॉक्टर रूबा, मुझे अभी तक समझ नहीं आई इसमें करना क्या था। क्यों, क्या करना था, देखो आप एक तो काम रहो, अपने सेंसेस को ना लूज करो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहो, थोड़ा सा इसके अंदर बात ये है, देखो फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोलैप्स है, अभी यार लकी कि हम गायनेकोलॉजिस्ट है और हमारे बहुत ही थोड़े से टॉपिक्स हैं जिनके हमने एग्जामिनेशन तैयार करने हैं एग्जाम के लिए, शायद प्रोलैप्स एक वाहिद ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें मैं कहूंगी कि अगर आप 50 मरीज एग्जामिन कर जाओ एग्जाम से पहले
तो आप अपने सेंसेस लूज नहीं करोगे एग्जाम में, वेरी फ्रैंकली। आपने इतनी प्रैक्टिस की हो कि हर किस्म की सिचुएशन में यू हैव टू नो एग्जैक्टली कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट उठाना है। क्योंकि ये जो इस किस्म की हरकतें फ्रैंकली अगर आप ओपीडी में भी करो पेशेंट के साथ, या आप अपने क्लिनिक पे भी करो, तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है ना। कि वाई यू पुटिंग, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि आपके अंदर कोई एक अननेसेसरी इंस्ट्रूमेंट डाल दिया जाए विच इज नॉट नीडेड, उसके बाद तो बात वही खत्म हो जाती है। मतलब इट्स नॉट अलाउड कि आप कोई अननेसेसरी इंस्ट्रूमेंट किसी भी पेशेंट। तो और फिर हाउ कैन यू इवन मैनेज अ पेशेंट जब आपने एग्जामिन नहीं किया। लेकिन इफ यू कैन प्रूव विद योर कॉन्फिडेंस कि आपका एग्जामिन ना करना एक जेन्युइन मसला बात थी, but from your history and the possible investigations which are already given to you, आप मैनेजमेंट को कुछ प्लान कर सकते हो, तो यू कैन गो हेड। और उस चीज को संभाल के चलना बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है। तो उस चीज के ऊपर अपने ऊपर करो कि पेशेंट का एग्जामिनेशन ना हो तो आप मैनेज कर लोगे। आप यही करो कि यू हैव टू एग्जामिन अ पेशेंट। पेशेंट ने एक्सपोजर से इनकार किया, आपकी काउंसलिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो इनकार ही ना करे। पेशेंट का एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुआ, अगर देयर वाज अ मार्क रेक्टल सील, व्हाट डज दैट मीन? मार्क रेक्टल सील में एग्जामिन नहीं करेंगे मरीज को? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल बिलीवेबल बात नहीं है। मार्क सिस्टोसील है तो क्या हुआ, उसका प्रोलैप्स देखना है आपने। व्हाट इफ शी वाज जस्ट हैविंग सिस्टोसील एंड रेक्टोसील एंड नो, अगर प्रोलैप्स है ही नहीं उसका, वेल सपोर्टेड यूट्रस हो, और वही वाली बात elongated cervix में भी विद ओनली सिस्टोसील, वी नो पेशेंट्स जिनके मल्टीपल डिलीवरीज होती हैं, उसका सिर्फ इंटीरियर वॉल प्रोलैप्स होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। और कभी लैटरल कभी डॉर्सल इस तरह नहीं, ये तभी पॉसिबल है। हम वैसे वेरी फ्रैंकली जब हम लोग देते होते थे एग्जाम, तो मैं तो कुछ उस टाइम के पे कई एग्जामिनर ऐसे होते थे जो बहुत माइंड कर जाते थे अगर आप लेफ्ट लैटरल से शुरू करो पोजीशन से लैप्स को स्टार्ट करना। और दे यूज टू लाइक इट कि आप डॉर्सल से करो, और अगर लेफ्ट लैटरल से करो तो वो वहीं पे एग्जामिनर कैंडिडेट को रोक के कहता था व्हाट आर यू डूइंग, आई मीन लाइक आपको तो एग्जामिनेशन नहीं आ रहा करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस टाइम पे अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन स्टार्टिंग योर एग्जामिनेशन इन बोथ पोजिशन। हम लोगों को तो कहा जाता था कि 50-50 मरीज एग्जामिन करके जाओ लेफ्ट लैटरल से शुरू करके, और 50 एग्जामिन करके जाओ डॉर्सल पोजिशन में रख। आपकी तैयारी 6 महीने लगा के इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको एक एक चीज का पता हो, और ये चीजें आपको लेटर ऑन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्प करती है। मतलब स्पेशली इन योर प्राइवेट प्रैक्टिस एंड इन ओपीडी, इन योर जनरल ओपीडी एज वेल। कि इफ एट टाइम्स आपके अटेंडेंट्स भी वहां पे बैठे होते हैं एंड यू हैव टेकन पेशेंट टू द एग्जामिनेशन साइड, और जब आप कर रहे हो आप वहां बोंगियां नहीं मार सकते हो कि कभी कुछ कभी कुछ। यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज जिसमें आप जो आप कर रहे हो। इसीलिए तो कहते हैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन ना मांगो, एक फिंगर टिप्स पे बताओ कि इसके अंदर क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। क्योंकि आप वहां पे बैठ के जब प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप ऐसे ना हो कि 10,000 इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा मांगो। तो इट इज नॉट लाइक दैट। तो आपने इसका इट्स ऑल प्रैक्टिस प्रोलैप्स का। और जैसे मैंने पहले कहा है कि वी आर लकी कि वी आर गायनोकोलॉजिस्ट, हमारी तो एग्जामिनेशन में इतनी ज्यादा चीजें ही नहीं है। हमने तो किसी चीज का इतना लंबा चौड़ा काम करना ही नहीं है। हमने तो एक प्रोलैप्स ही है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें भी कुछ भी नहीं है। अगर वही आप लेफ्ट लैटरल में भी करो डॉर्सल में भी याद कर लो। It's better to start with left lateral because if the prolapse is not coming out, you can easily bring it out with the tenaculum. और dorsal से इसलिए क्योंकि you never know if you get an examiner who likes to start with the dorsal position, तो at least आप उसको वही जैसे कहते हैं कि उसको उसको आप फेस कर सको उस एग्जामिनर को। अगर वो एग्जामिनर चाहते हैं कि आप डॉर्सल से स्टार्ट करो तो आपको इट्स ओके, आई विल स्टार्ट विद डॉर्सल पोजीशन, नो प्रॉब्लम। एंड इफ यू आर डूइंग इट कॉन्फिडेंटली तो फिर आपके सेंसेस भी लूज और आपको एग्जामिनर को भी समझ आ जाता है कि ये क्लियर है। ठीक है, तो इसके बात सारी यही है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अच्छा डॉक्टर रूबा, मेरा एक और ये क्वेश्चन था कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि एट द टाइम व्हेन वी आस्क देम अबाउट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस टू डेमोंस्ट्रेट इज देयर एनी अर्ज टू यूरिनेट एंड they said yes at the in exam situation, what should be done if a patient is having urge to continent? Then should we ask her to go to washroom, or how we will manage this condition? नहीं, उसमें तो आपने ये करना है ना, जब आप स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो आप ये पूछेंगे कि आपका ब्लैडर एम्प्टी है या नहीं, या व्हेन डिड यू लास्ट गो टू द वॉशरूम। और अर्ज वाली बात जो है उसके अंदर तो आपने उस वक्त तो नहीं पेशेंट को कहना यू कैन गो टू द वॉशरूम और
जो मतलब ड्यूरेशन के लिए एंड ऑल दैट, इफ द पेशेंट वांट्स टू गो टू द वॉशरूम, तो आप अपना हिस्ट्री एग्जामिनेशन पूरा करो तो भेज दो उसको पेशेंट को। हाँ, बट बिफोर योर pelvic examination, have to be sure that your patient's bladder should be empty. वो एम्प्टी करा के बिठाया होता है पेशेंट को। मैम सीवियर सिस्टोसिल कब कहेंगे? आपने मॉडरेट का तो बताया, सीवियर का समझ बहुत ही नहीं बड़ी आता, सी होती सीवियर है, कब कहें? सिवियर होती नहीं, जैसे मैंने कहा है ना कि 90% में होगा ही सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स। तो रेयर थिंग्स एक्चुअली नेवर हैपन इन एग्जाम। ये भी एक टिप है, जो रेयर चीजें है ना उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। मैंने कहा है कि अगर वहां बैठे हो चेयर पे और कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जामिन तो कर दिया पूरा मरीज, लेकिन बिकॉज आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था, बट यू डोंट नो एग्जैक्टली कि वो क्या कौन सा डिग्री ऑफ प्रोलैप्स है, क्या तो बोल दो सेकंड डिग्री विद माइल्ड या मॉडरेट सिस्टोसिल रेक्टोसिल। सिवियर सिस्टोसिल तो आपको नजर आ जाएगी, एक्चुअली कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट या ग्रेडिंग है नहीं सिस्टोसिल और रेक्टोसिल की, रिकमेंडेड ग्रेडिंग जिसे कहते हैं, जिसके मुताबिक हम डिक्लेयर करते हैं कि ये मॉडरेट है या सिवियर है या माइल्ड है। ये एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, सब्जेक्टिव टर्म है, तो आप इस तरह ही बोलोगे। ओके मैम, थैंक यू। जी, तो ये है हमेशा ही वैसे प्रोलैप्स के एग्जामिनेशन की बात होती है तो काफी टाइम लग जाता है। अच्छा, आई थिंक इन्वेस्टिगेशंस वर गुड, वो बिल्कुल यही सारी मांगेंगे जो भी आप सबने मिलके भी बता दिया, मैंने भी मांग ली थी। मैम अच्छा इनकॉन्टिनेंस वाला पॉइंट जो था, इंस्पेक्शन है, वाला, मैंने जो पूछा था कि इनकॉन्टिनेंस वाला जो पॉइंट था कि हाँ विदाउट टचिंग पहले डेमोन्स्ट्रेट करेंगे या पार्ट करके, उसका बता दें। हाँ, उसके अंदर ये होगा, सॉरी वो बीच में ही रहेगी बात, उसके अंदर ये होगा कि जब आप डॉर्सल पोजीशन में लगाते हो ना पेशेंट को, तो आपने ऑब्वियसली अपार्ट करना है वल्वा को। उससे पहले सवाल पूछना है कि आपका ब्लैडर एम्प्टी है, बिकॉज ब्लैडर उसके लिए फुल होगा तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डेमोन्स्ट्रेट हो सकेगी ना। तो वहां पे तो सारे पेशेंट्स का ब्लैडर एम्प्टी करके ही उनको वहां बिठाते हैं। तो पेशेंट कहेगी कि हाँ मेरा तो ब्लैडर एम्प्टी है, तो बट स्टिल यू विल से कफ कर लो, दैट वुड बी जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, ठीक है ना। विदाउट टचिंग मतलब उसमें नहीं, आप उसको वल्वा माइनोरा पार्ट को करोगे ना, वल्वा पार्ट करोगी तो Yes, यूरिथ्रा ma'am. नजर आएगा ना। ओके, और मैम सिस्टोसील में, सिस्टोसील जो है उसको बताइए, सिम्स में सिस्टोसील कैसे देखेंगे, सिम्स पोजीशन में? सिम्स पोजीशन में कहते हैं कि जब आप स्पंज होल्डिंग नीचे लाते हो और साथ ही सिम्स भी स्पेकुलम भी नीचे लाते हो, तो जो स्पंज होल्डिंग है उसके ऊपर जो बल्ज होगा वो सिस्टोसील शो करेगा, बट सिस्टोसील इज मोस्टली सीन इन द डॉर्सल पोजीशन। सिस्टोसील सिम्स पोजीशन में इतना अच्छा पता नहीं चलता जितना आपको डॉर्सल पोजीशन में पता चलता है। सिम्स पोजीशन में आप सिर्फ पोस्टीरियर वॉल पे कमेंट कर रहे हो। डॉक्टर रूबा ओके मैम, और मैम cervix, का भी एक पॉइंट है जो, जी सॉरी जी डॉक्टर मैम वजाइनल वॉल रिगोसिटी, कुछ एग्जामिनर्स कहते हैं, डॉक्टर रस्मा गुल को मैंने प्रेजेंट किया था कि सो शी आस्क्ड मी दैट, कि आपने उसको नोट किया या नहीं? एंटीरियर सिस्टोसी वैसे कर तो सकते हैं, एंटीरियरली जब हम स्पंज होल्डिंग निकालते हैं तो उसमें सिस्टोसी, लेकिन माइल्ड मॉडरेट सिवियर वाली जो चीज है ना वो आपको डॉर्सल में क्लियर होती है। एंटीरियर वॉल का सिस्टोसील बिल्कुल सिम्स में पता लग सकता है। थैंक यू मैडम। डॉक्टर रूबा हेलो, एक चीज पूछनी है मुझे, मुझे बताएं कि आप कह रही हैं कि हम पहले सिम्स कर लेंगे उसके बाद बायोमैनुअल करेंगे, आपने यही पहले बोला? सिम्स करेंगे, उसके बाद डॉर्सल करेंगे, चेस्ट इनकॉन्टिनेंस देखेंगे और फिर हम उसका बायोमैनुअल कर लेंगे। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हमने पहले डॉर्सल से स्टार्ट बिल्कुल किया, बिल्कुल। डॉर्सल से स्टार्ट किया तो हम जो प्रोलैप्स बाहर पड़ा होता है, अक्सर फिक्स बाहर पड़ा होता है, वो अंदर हाँ, मुश्किल से जा रहा होता है, जब हम उसको सिम्स में करेंगे तो रिड्यूस किए बगैर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगी ना, मैं ये क्यों पूछ रही रिड्यूस नहीं करेंगे, क्यों मुश्किल से हो जाएगा, उसे अच्छी तरह आप जेल लगाओ, सॉफ्ट से जेंटल तरीके से करो तो बड़े आराम से रिड्यूस होगा। रिड्यूस करके बायोमैनुअल उस टाइम नहीं करना, फिर मैं सिम्स डॉर्सल में करना है ना। इफ यू आर स्टार्टिंग इन अ डॉर्सल पोजीशन, जी तो उसके अंदर आपने पहले इंस्पेक्शन करनी, प्रोलैप्स इज देयर लाइंग आउटसाइड वजाइना, आपने सर्विक्स देख लिया, आपने पैप स्मेयर ले लिया, राइट, देन ठीक यू है विल रिड्यूस द मास, जी you एग्जैक्टली will demonstrate the stress and continence, you will do the bimanual, यही मैं then you पूछ रही will थी। make her lie in the sims position, and एग्जैक्टली then you will do the anterior posterior wall thing, जी जी जी, मुझे ठीक लगा है कि ना। आप कह रही हैं रिड्यूस कर लें फिर सिम्स करें फिर बायोमैनुअल, मैं ये इसमें नहीं कंफ्यूज नहीं, ऐसे नहीं बोलना, जी जो जी जी स्टेप्स हैं जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे को बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है स्टेप वाइज है। डॉक्टर रूबा
मैंने जो अब रिफ्लेक्सेस बनाए मैं डोर्सल में ही बनाए हैं। पहले सबसे पहले मैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखती हूँ, फिर उसकी इंस्पेक्शन पूरी कर लेती हूँ, और इंस्पेक्शन के बाद फिर उसी वक्त उसको रिड्यूस करके सबसे पहले आप स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं देख सकते, ठीक है। आपका जब अगर डोर्सल है और वो प्रोलैप्स बाहर निकला हुआ है तो आप सबसे पहले सर्विक्स इंस्पेक्ट करोगे, और आपने सर्विक्स देखने के बाद पैप स्मीयर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने मैस को बेशक रिड्यूस करना है और फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डेमोन्स्ट्रेट करनी है। सही हो गया, ठीक है ना। और फिर पीछे वाली प्लीज इसका स्टेप्स को ठीक करो। ये आप लोग, और इट इज नॉट दैट यू हैव प्रैक्टिस इट इन डोर्सल पोजीशन, नो, यू हैव टू नो इट इन ऑल द पोजीशंस, ठीक है। ये मैं कब से कह रही हूँ, सारी पोजीशंस में करो। डोर्सल में अगर फिर कोई पेशेंट आ गया जिसका प्रोलैप्स बाहर नहीं आ रहा, तो देन व्हाट विल यू से? यू विल से आई जस्ट नो इट फ्रॉम द डोर्सल पोजीशन? नो, you can make her lie down in the lateral position and there is an option. अब तो सारे एग्जामिनर्स को पता है कि प्रोलैप्स बाहर। हमारे जमाने में तो ये ऑप्शन होती थी कि बाहर क्या निकालें, कैसे निकालें, क्या मुसीबत, ये वो कोई एग्जामिनर माइंड ना कर ले, टेनेकुलम लगा दिए वो। अब तो हर एग्जामिनर को पता है कि टेनेकुलम लगा के बाहर निकाला जा सकता है। You are not able to bring the prolapse out. You just cannot examine the patient, and if you cannot examine the patient, then how can you manage her? ठीक है ना। तो प्लीज इसके रिफ्लेक्सेस बनाओ जी। कुछ और कोई कह रहे थे आप लोग, कुछ पूछना चाह रहे थे? हेलो। हाँ जी जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर अरुबा, मैं ये पूछ रही थी, आपने कहा कि जो है हम जब सिम्स पोस्टीरियर विजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करेंगे सिम्स स्पेकुलम से, तो उसके ऊपर बल्ज हम विदाउट कफ देखेंगे, वो होगा एंटीरोसील, या कफ करवाने के बाद कफ जो तो बल्ज कराएंगे, होगा? कफ होगा ही तो हर्निया बाहर आएगा ना। जब आपने सिम्स स्पेकुलम डाला अबव जी द स्पेकुलम होगा वो एंटीरोसील होगा, और रिमूव करते हुए जो बल्ज होगा वो रेक्टोसील होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, थैंक यू। वेल सपोर्टेड यूट्रस कैसे डिफाइन करेंगे? Oh, well supported uterus is that there will be an elongated cervix and the you will be able to feel the uterus higher. जहाँ सर्विक्स खत्म हो रहा है ना वो पॉइंट हाई अप होगा। डॉक्टर रुबा, मुझे ये पूछना था, एक पेशेंट है, मतलब शी इज जस्ट para 7+0, she is menopause about 60 years and she just admitted with a complaint of urinary retention. तो उसमें ये था कि when I she just give history की जैसे prolapse वाली होती है, उसने बिल्कुल वैसी हिस्ट्री दी। When I started to examination, the uterus was well supported, there was mild cystocele, however it was moderate rectocele only. तो अगर पेशेंट को इनसे ताल्लुक कोई कंप्लेंट नहीं है, अगर पेशेंट को आपको सिस्टोसील मिली है एग्जामिनेशन में और रेक्टोसील मिली है, ठीक है, आप एग्जामिनेशन में बोल दो, बट पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी कंप्लेंट रिलेटेड टू सिस्टोसील और रेक्टोसील, तो यू डोंट नीड टू ट्रीट इट। नहीं, she has a complaint of urinary retention. वो कह रही है last 6 months से every month she has a problem for urinary retention. She has also complaint of frequency, urgency और dysuria सिस्टोसील का हम देख लेंगे, लेकिन रिटेंशन जो है ना वो रेक्टोसील से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और सिस्टोसील जो है मोस्टली इट इज मोर रिलेटेड विद इनकॉन्टिनेंस। रिटेंशन और सिस्टोसील का कोई इतना ताल्लुक बनता नहीं है, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा असूल है पूरे मेडिसिन का कि ट्रीट द पेशेंट, डोंट ट्रीट द डिजीज। मरीज को ट्रीट करो, डिजीज को ट्रीट नहीं करना। अगर आपको कोई डिजीज मिल गई है लेकिन मरीज को उसका नहीं पता, तो उसे बता के परेशान ना करो। अगर पेशेंट को पता ही नहीं है उसको सिस्टोसील रेक्टोसील है, तो उसे बता के या उसको ट्रीट करके उल्टा उस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स कॉज करके उसकी जिंदगी को क्यों परेशान करना। रहने दो, उसको पता ही नहीं है, उसको वो चीज कुछ कहती ही नहीं, तो लेट इट बी, ठीक है ना। एक्सेप्ट के ऑब्वियसली लेटर ऑन खुदा ना खासा उस चीज में मेलिग्नेंट बनना है तो और बात है, लेकिन अगर वो कुछ हार्म नहीं कर रही, उसे कुछ पता ही नहीं उस चीज के बारे में, तो यू डोंट नीड टू ट्रीट कंडीशन। कई दफा अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं, यू मस्ट हैव सीन सच पेशेंट्स एज वेल अपने ट्रेनिंग में भी, कि पेशेंट आती है फॉर एग्जांपल पेन लोअर एब्डोमेन के साथ और यूटीआई है उसको, and she does on examination all of a sudden we find out that she's having a prolapse. हम कहते हैं अच्छा ओ ये तो हमने उससे पूछा अच्छा do you really feel like something coming out? कहते yes but I don't have any problem with it. तो why do you need to go ahead with the लंबी चौड़ी surgeries and all that जब मरीज ही उससे खुश है,
ठीक है ना, तो ऑलवेज ट्रीट द पेशेंट, यू डोंट नीड टू गेट इनटू डिजीजेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बड़ा कुछ हो रहा होता है बॉडी में जिसका कुछ नुकसान ही नहीं है, उसको ट्रीटमेंट दे के तो उसको परेशान करने की क्या जरूरत है, उसे होने दो। अगर वो कुछ चीज उसको नहीं कुछ करी गड़बड़, उसको मेलिग्नेंसी या उसकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है लेटर ऑन, तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनेशन पे कुछ मिल ही गया तो इग्नोर करो, एक्सेप्ट कि वो कहे कि मे बी उसको कोई डिस्पैरोनिया या मे बी उसको कोई फीकल प्रॉब्लम हो गई या इनकॉन्टिनेंस वाला हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा, या उसका कुछ और कॉज नहीं मिल रहा, देन वी विल सी व्हाट टू डू अबाउट इट। उसको ये था कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन थी, लेकिन मैं बात ये थी कि एवरी जी इसका रेक्टोसील से ताल्लुक नहीं है ना। ठीक है, डॉक्टर एक सवाल पूछना था आपसे डॉक्टर अरूबा जी। डॉक्टर, अगर पेशेंट में मॉडरेट सिस्टोसिल है सेकंड डिग्री सर्वाइकल डिसेंट के साथ और पेशेंट में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी है पेशेंट में, तो हम पहले सब्सेप्टेड सिस्टोमेट्री करके हाँ, उसको अगर डिफरेंशिएट यूरिनरी कंप्लेंट्स होती तो हम सिस्टोमेट्री करते। और ट्रीटमेंट के लिए क्या मतलब करेंगे डॉक्टर, पहले अर्ज इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट देंगे या नहीं? मिक्स के अंदर तो पहले मेडिसिन देते हैं ना। अगर मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है तो उसकी पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की जाती है, अदर देन कीगल एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट। और फिर क्योंकि अगर मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है और आप उसकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को ही लेके सर्जिकल ट्रीटमेंट कर दो तो उसकी अर्ज इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाती है, तो इट्स बेटर टू गिव हर मेडिसिन फॉर मंथ्स एंड देन गो अहेड विद द सर्जरी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर रोबा, स्ट्रेस मैम एक क्वेश्चन करना था मैंने आपसे। हाँ जी मैम प्रोलैप्स से रिलेटेड दूसरा सिनेरियो है मैम। मैंने एक पेशेंट देखी थी प्राइमरी मेनोरिया की, हाँ जी डॉक्टर 22 गीता इयर्स बोल रही एज हूँ थी। जी। 22 इयर्स एज थी, प्राइमरी मेनोरिया के साथ लड़की थी मैम, और उसके सारे सेकेंडरी सेक्स वेल डेवलप्ड थे सारे के सारे, कोई ठीक है। पीए पे मैच नहीं था एंड मैम सेकेंडरी वेजाइना में भी मेनोरिया कोई, था उसे? हाँ जी मैम प्राइमरी एमेनोरिया था और प्राइमरी कोई ब्लूइश मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी नहीं थी ऑन एग्जामिनेशन विजाइनल जो थी। हाँ मैम उसके अल्ट्रासाउंड पे जो है ओवरीज नॉर्मल थी और खाली फंडस और 2 यूट्रस विजुलाइज थे, 2 यूट्रस उसके विजुलाइज आ रहे थे, लेकिन और बाकी सारे उसके सेकेंडरी सेक्स के कैरेक्टर्स नॉर्मल थे। उसकी कैरियोटाइपिंग कराएंगे ना? अल्ट्रासाउंड में बाद में देंगे तो उसका पहले तो हम एमआरकेएच कैरियोटाइपिंग तो इसका करवाओ ना। एमआरकेएच बनाएंगे ना इसका, क्योंकि सारी इसकी लैब्स वगैरह नॉर्मल थी। स्कैन अगर हमें एग्जामिनर नहीं देता, सब चीजें अगर नॉर्मल हैं तो पहले हमारा एमआरकेएच बनेगा ना, प्रेगनेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिले को एक्सक्लूड करने के बाद। देखो उसके अंदर डिफरेंट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, वो भी बन सकता है। देन यू हैव टू गेट द कैरियोटाइपिंग एज वेल। ठीक है ना, इसके अंदर जो 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी वाले होते हैं और ये जो एंड्रोजन रेजिस्टेंट वाले होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल वुमेन बट दे आर एक्चुअली मेल्स। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम जो होता है। डॉक्टर रोबा 35 ईयर पे अगर मैम उसकी तो प्रोलैप्स आ रहा ओवरीज है, विजुलाइज थी, मैम उसकी तो ओवरीज विजुलाइज थी। ठीक है, ओवरीज तो उसकी विजुलाइज थी, बट अगेन इफ दे डोंट गिव यू एनी अल्ट्रासाउंड और उसके अलावा ये कि इवन देन इट्स बेटर टू गेट द कैरियोटाइपिंग डन। ओके मैम, और अगर कोई स्कैन पे ऐसे डायडेल्फस यूट्रस दे देते हैं तो डायडेल्फस यूट्रस में प्राइमरी मेनोरिया हो सकता है? उसमें तो ज्यादातर इनफर्टिलिटी और दूसरी चीजें डिलीवरी से रिलेटेड अंदर ये प्रॉब्लम्स आ एमआरकेएच सिंड्रोम बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कंजेनिटल प्रॉब्लम वाला यूट्रस है ना। ठीक है ना, तो उसके अंदर अगर बाई सेप्टेड है तो बिल्कुल लोअर वजाइनल पार्ट हो सकता है कि ना कंजेनिटली बना। तो मैम फिर उसकी लेप्रोस्कोपी प्लान करके, लेप्रोस्कोपी प्लान की हुई थी, उसको साथ ही हम एमआरआई उस सेप्टम को रिमूव कर सकते हैं? पहले तो एमआरआई करेंगे ना, और एमआरकेएच जो सिंड्रोम है वो तो इज नॉट ट्रीटेबल थ्रू लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी। उसके अंदर नो तो मैम, आपको नो सिर्फ काउंसलिंग यूट्राइन। करनी है। मैम आई एम टॉकिंग अबाउट डायडेल्फस यूट्रस, नॉट एमआरकेएच। उसका डायडेल्फस आ रहा था। Yes, didelphys uterus can be treated hysteroscopically as well as laparoscopically। ये दो चीजें अलग होती है, एक सेप्टेट यूट्रस होता है, एक डायडेल्फस होता है। जो सेप्टेट है वो तो hysteroscopically हो जाएगा ट्रीट, बट जो डायडेल्फस है जो है ही दो यूट्राई, उसके अंदर फिर आपको बीच में से दोनों यूट्राई का वॉल को रिसेक्ट करके उसको रीस्टिच करना होता है टू मेक इट सिंगल यूट्रस। ठीक है, बीच वाला मीडियल दोनों वॉल्स को रिसेक्ट करके आपको सिंगल यूट्रस क्रिएट करना होता है। और इसके अंदर जो है सक्सेस ऑफ द प्रोसीजर इज नो डाउट अराउंड 70%, लेकिन इसके अंदर प्रेगनेंसी रेट बहुत लो है। ओके मैम, थैंक यू मैम, आई एम सॉरी। मेरा क्वेश्चन जी मैम, अगर डॉक्टर पेशेंट हिस्ट्री देते
मैम अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रही है सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स की, बोले कि मेरे इतना आता है, ऑन एग्जामिनेशन अगर हमारे बाहर नहीं है, अंदर ही है, तो हम बाय मैनुअल से भी तो हम देख के उसमें पता चल सकता है ना कि कितना है फर्स्ट ना डिग्री या कितना, ना तो बाय व्हाई वी मैनुअल नहीं पुल द पता, सर्विस। ना पता ही नहीं लग सकता। बाय मैनुअल पे आप नहीं बता सकते हो कि ये कौन सा डिग्री प्रोलैप्स है। डॉक्टर रूबा, मेरे एक क्यूरी है। जी। वो 35 ईयर ओल्ड अगर आ जाती है सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स के साथ विद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो इसकी मैनेजमेंट में हम सेक्रोहिस्टेरोपेक्सी करते हैं अगर उसको फर्टिलिटी डिजायर नहीं है, तो अच्छा, साथ में बर्ज करेंगे या हम उसको कीगल नहीं एक्सरसाइज। क्या करते हैं, 35 इयर्स ओल्ड है, क्या किया उसके अंदर? सेकंड डिग्री यूवी पैरा 6 अबॉर्शन 0, 35 year old with second degree UV prolapse, marked cystocele, mild rectocele with stress incontinence. ठीक है, तो इसकी डॉक्टर रुबा मैनेजमेंट बताइएगा। आप बताओ। डॉक्टर रुबा, मैंने तो सेक्रोस्टारोपेक्सी के साथ कैलीज लगाया था। उसके डॉक्टर पैरा रूबा सिक्स अगर है, ऊपर पैरा 6 है, बच्चे उसके पूरे हो चुके हैं। उसके विश पूछी थी तो विश वो कहती है कि मैंने यूट्रस नहीं निकाली, मुझे किसी ने कहा है कि मैं बूढ़ी हाउ हो जाऊंगी, अबाउट पेसरी? वैसे एक्सपेल हो गई थी। तो इस तरह बोलो ना, देखो आप, यू हैव टू टॉक, आपके जो बात करने का स्टाइल भी है ना वो बहुत ज्यादा समराइज्ड, फोकस्ड, बट elaborated होना चाहिए in a way कि covering the whole thing. You should have talked it in a different way. आप कहो 35 years old, family complete, wants to conserve her uterus, pessary failed, now tell the treatment. जी ठीक है, इस तरह की कहानियां डाल के अब now tell the treatment according to you, yes, okay, why does she want to conserve her uterus? अगर एग्जाम में ऐसे है और वो इस तरह की बातें करी है विच इज नॉनसेंस कि वो बूढ़ी हो जाएगी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप एग्जामिनर से कहोगे कि आई वुड लाइक टू सिट विद हर एंड काउंसल हर के सेक्रोस्ट्रोपेक्सी उसके लिए अच्छी चीज है या वीएच उसके लिए अच्छी चीज है विद कंजर्वेशन ऑफ ओवरीज। ठीक है ना, उसके लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अच्छी चीज है या उसके लिए ये पेक्सियां और इस किस्म की चीजें? ये तो उन लोगों की मजबूरी है जिनको यूट्रस के तो दो ही काम है ना, या बच्चा पैदा करना है पीरियड। जब उसके बच्चे ही पूरे हो गए हैं उसकी जिंदगी, तो वो क्यों वो ऐसा चीज करे जिसमें रिकरेंस ऑफ प्रोलैप्स हो और फिर वो कुछ करे एटसेट्रा एटसेट्रा, और फेलियर ऑफ प्रोसीजर का कोई चांस, कोई मिनिमल चांस भी हो। तो नंबर वन हैज टू बी वीएच। आप कहो कि आई वुड लाइक टू सिट विद हर एंड टेल हर कि ये जो क्या वो अगर वो अपने गलत कॉन्सेप्ट बता रही है अबाउट हिस्टेक्टमी, तो आर वी गोइंग टू दोस कॉन्सेप्ट आर गोइंग टू लीड अस कि हमने इट्स नॉट लाइक दैट। आप यही तो आपके सारा अपना अपनी क्लैरिटी ऑफ वो बताना है एग्जामिनर को, एंड देन यू हैव टू से दैट ओके शी अकॉर्डिंग टू हर शी इज अ केस ऑफ फेल्ड पैसरी, बट आई वुड लाइक टू रीचेक अबाउट इट, आई वुड लाइक टू सी कि कौन सा साइज रखा था, आई कैन ऑलवेज ट्राई अनदर साइज ऑन हर। जैसे डॉक्टर रुबा, मैंने पैसरी का तो कहा ही था, लेकिन उसके एंड में मुझे मैनेजमेंट पे वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पे मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। क्यों? वीएच करो, एंटीरियर पोस्टीरियर पेयर करो, एंटीरियर पेयर के दौरान उसकी कैलीस लगा दो। कैलीस पे एग्जामिनर कहती सक्सेस रेट बताएं, तो मैं इनका 40% है। कैलीस उसको के अंदर देखो मेरी बात सुनो, सारी ऑप्शंस ओपन है, कैलीस भी है देन यू कैन अप्लाई, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग कैलीस देन यू कैन पुट इन द टीवीटी, you can do burst as well with, but obviously VH के साथ best part is anterior pair and the Kelly suture. ठीक है ना, but you can talk about the options as well. Yes, there is sector, but आप कहो कि okay I don't have TVT in my setup yet, या मुझे TVT अरेंज करना पड़ेगा, but at the same time अगर मैं VH कर रही हूँ और Kelly's के साथ is going to be a good success, तो वो कर लोगी। ठीक है, कि जो वार्ड में करते हैं वही करो, वार्ड में VH के साथ AP रिपेयर और Kelly's ही करते हैं तो वही करो, लेकिन यस देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, साथ उनके नाम लो और उनके सक्सेस रेट्स बोल दो। जी ठीक है। और अगर आप वीएच के साथ टीवीटी भी रख दोगे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन डॉक्टर रुबा, मेरा क्वेश्चन यही था कि एक अगर प्रोसीजर हम अब्डोमिनल रूट से कर रहे हैं तो दूसरा हम वेजाइनल रूट से कैलीस लगा सकते हैं? हाँ, तो क्यों नहीं कर सकते? जब आप सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी करते हो एक पेशेंट के अंदर प्रोलैप्स वाले में, तो उसके अलावा और क्या करते हो? हम तो डॉक्टर रुबा कैलीज ही लगाते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए, हम बर्ज वगैरह की तरफ जाते ही नहीं। अच्छा, सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी के बाद एंटीरियर रिपेयर की जरूरत पड़ेगी? जी नहीं पड़ेगी।
नहीं Anterior posterior repair is a part of sacrohysteropexy. मेरे ख्याल में पड़ेगी डॉक्टर अरूबा एंटीरियर नहीं रिपेयर डॉक्टर ख्यालात रूबा तो नहीं पूछे, मैं तो डेफिनेट बात पूछ रही हूँ. I'm not talking about anybody's ख्यालात. I just want recommendations and the solid answer. डॉक्टर रूबा जब हम लोग इनको स्ट्रेच अप करेंगे तो डेफिनेटली वो सपोर्ट आ जाएगी ना. यार मेरी बात सुनो, ये जो सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, व्हाई आर यू नॉट नोइंग कि ये क्या है? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मैनचेस्टर कर रहे हो तो उसमें आपने एंटीएपोसी रिपेयर करनी है. आप सेक्रोस्टोपेक्सी कर रहे हो उसमें नहीं करनी. सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन कर रहे हो उसमें नहीं करनी. आपने किस में क्या करना है, यू हैव टू नो. क्या आप एक मरीज ओटी के अंदर है, आप उसको सेक्रोस्टोपेक्सी कर रहे हो एंड यू आर जस्ट थिंकिंग, और आप मतलब आपको ये नहीं पता कि आपने वजाइनल प्रोसीजर करना है कि नहीं करना. इट्स नॉट एब्डोमेन के बाद वजाइना में जा रहे हो नहीं. यू कैन गो. हम अगर कोई प्रोलैप्स वाला पेशेंट है फॉर एनी रीजन, मे बी फॉर एनी सस्पिशन ऑफ हाइपरप्लेजिया विद प्रोलैप्स, वी आर डूइंग इट एब्डोमिनली, कि हम उसकी टीएच कर रहे हैं या हम उसकी लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं, शी विल नीड वजाइनल प्रोसीजर फॉर एंटीएपोसी रिपेयर. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एब्डोमेन से वजाइना की तरफ जा रहे हो. फर्क इससे पड़ता है कि उसकी जरूरत भी है कि नहीं. जब आप सेक्रोहिस्टोपेक्सी कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग अ मेश बिटवीन द यूट्रस एंड गिविंग इट अ सपोर्ट, और तो वो सब कुछ तो ऊपर चला गया. जब टेंट की छत नीचे गिरी और आपने वो छत उठा के ऊपर कर दी, तो वो अपने साथ एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स को भी ऊपर ले गई. ठीक है ना. एक सपोर्टिव प्रोसीजर जो है उसमें आपको वजाइनल प्रोसीजर नहीं करने की जरूरत होगी. जो मेन कॉज ऑफ प्रोलैप्स था, जब आपने वही हल कर दिया तो एंटीपोस्टीरियर वॉल्स भी ऊपर चली गई. ठीक है. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सेक्रोस्टोपेक्सी के अंदर की बातें कर रहे हो आप कैलीज का मतलब है एंटीरियर रिपेयर एंड देन कैली सूचर. देयर इज नो पॉइंट ऑफ एंटीरियर रिपेयर आफ्टर सेक्रोस्टोपेक्सी. डॉक्टर अरूबा स्ट्रेस इनकॉर्डिनेंस ठीक हो जाएगी ठीक हो सेक्रोस्टोपेक्सी? जाएगी. Cause of stress incontinence in your patient is that the bladder neck has come out from the abdomen into the vagina, right? वो abdominal pressure से हट के नीचे आ चुकी हुई है. आपने उसको ऊपर एलिवेट कर दिया तो वो ठीक हो जाएगा, एक्सेप्ट कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की कोई और कॉज हो उस पेशेंट में, जो कि नहीं है, बिकॉज यू नो द कॉज. जब प्रोलैप्स के पेशेंट में आपने पेसरी रखी थी तो तब क्यों नहीं कैली सूचर लगाया? पेसरी भी तो सही करती है ना रिड्यूस होने से. नहीं, जब आपने एग्जाम में बोला पेसरी तो तब आपने उसके साथ कैली सूचर क्यों नहीं बोला? वो मैंने डॉक्टर रुबा उनको कहा था कि पेसरी से भी ठीक हो जाता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. बाज का जंक्शन विजाकोयूट्रल जंक्शन एलिवेट होता है. सेक्रोहिस्टोपेक्सी क्या क्यों कर रहे थे? उसका भी तो यही मकसद था. वो मैंने पहले सिर्फ सेक्रोहिस्टोपेक्सी का, फिर जब उन्होंने कहा कि क्या इससे इतनी ज्यादा मैसिव किस्म की एक्सेसिव इनकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ठीक हो जाएगी, फिर हो आगे फिर जाएगी. मैंने मुझे नहीं पता था ये. हो जाएगी. कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने हैं. ठीक है, वो करने की जरूरत है, लेकिन ये है कि ये प्रोलैप्स के अंदर तो यही सारे सर्जिकल प्रोसीजर हैं कि किसमें क्या करना है और किसमें क्या चीज नहीं करनी, किसमें क्या ठीक करना है और क्या नहीं करना. डॉक्टर रूबा सेम मेरा ये सिनेरियो है. मैंने आज ही पेशेंट देखी है, दैट वाज ऑफ वॉल्व प्रोलैप्स. 14 years बैक उसकी वजाइनल हिस्टेक्टमी हुई थी ड्यू सम पेरिफेरी में, ड्यू टू 3rd degree यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स. मैडम उसकी वॉल्व प्रोलैप्स थी अलोंग विद अ बिग रेक्टोसील, और वो इतनी ज़्यादा उसको उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करी थी कि शी वाज ओनली कंसर्न अबाउट दैट कि मेरी रेक्टोसील, वो जो मतलब मुझे स्टूल का इशू है, मुझे सारे प्रॉब्लम्स उसके वही थे. उसके साथ मैम उसकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस थी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस थी, मिक्स्ड सिम्टम्स थे, सारे सिम्टम्स ही बता रही थी. अब जैसे मैम वॉल्व प्रोलैप्स के साथ वो एक इतनी बड़ी रेक्टोसील भी है, मॉडरेट सिस्टोसील भी है, और दोनों इनकॉन्टिनेंस हैं. चले मैं उसको 3 months की ट्रीटमेंट भी दे दूं कि उसकी अर्ज इनकॉन्टिनेंस ठीक हो जाए, जो कि बेसिकली वो कर रही है. उसके बाद सेक्रोकॉल्पोपेक्सी से फिर इतनी बड़ी रेक्टोसील भी करेक्ट हो जाएगी? हो जाएगी. ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी. हाँ, एक्सेप्ट फॉर द एंटेरोसील. एंटेरोसील वाला एक सवाल ऐसा है कि वो आपको अलग से रिपेयर करनी पड़ती है. कोशिश करो एंटेरोसील ना ही हो मरीज में. मैडम नहीं थी, जो मैंने एग्जामिन की उसमें तो नहीं थी, लेकिन वैसे वॉल्ट वाले मरीज में होती है एंटेरोसील. मुझे तो मैम उसकी रेक्टोसील सामने नजर आ रही थी, और वो भी इतनी बड़ी. रेक्टोसील बहुत बड़ी होगी ना, लेकिन ये प्रोलैप्स वाली चीजें सारी सपोर्टिव प्रोसीजर से सॉल्व हो जाती है. ठीक है डॉक्टर रुबा मैंने वॉल्व प्रोलैप्स में देखा था.
तो उसमें डॉक्टर रुबा क्या एग्जामिनेशन में सिर्फ डॉर्सल पोजीशन में ही करना है ना, और उसमें इंटेरोसील भी थी, रेक्टोसील भी थी, सिस्टोसील भी थी? वॉल प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूवी प्रोलैप्स का। ठीक डॉक्टर है, रुबा सिम्स में नहीं, अंदर ही नहीं जाता, वो सारा बाहर रहता है। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। ठीक है, वॉल प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन यूवी प्रोलैप्स ऐसा ही होता है, जब तक आप उसकी सिम्स पोजीशन नहीं बनाओगे तब तक आप पोस्टीरियर वॉल्स क्लियरली देख नहीं सकते हो, और इसलिए उसको अच्छी तरह जेल लगा के मॉइस्चराइज करके उसके बाद रीइंसर्ट करते हैं। डॉक्टर रुबा डॉक्टर उसमें वजाइनल वॉल्स आ रही होती है ना, यानी एंटीरियर वॉल और यस, पोस्टीरियर वॉल, तो एंड वजाइनल एपेक्स। जी, तो उसमें तो जगह ही नहीं होती कि हम स्पेकुलम कहाँ पे डालें, यानी सिम्स स्पेकुलम उसको की तो आप उसको रीइंसर्ट करके उसके बाद उसको सिम्स और एंटीरियर वॉल करके फिर उसे रिट्रैक्ट, फिर उसे वापस लेके आते हैं। ठीक है, यानी रिड्यूस करके फिर करें सिम्स। हाँ बिल्कुल, ठीक है, समझ आ गया। डॉक्टर रूबा स्लिंग के साथ भी करेक्ट हो जाती है सिस्टोसील हो एंड जाता है, रेक्टोसील? सारे सपोर्टिव प्रोसीजर्स अगर अच्छे परफॉर्म हुए हो तो हो जाती है। ठीक है, चलो फिर इंशाल्लाह फिर होती है डॉक्टर रूबा, एक मुलाकात। कब है आप लोगों का सवाल, एग्जाम? लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर रूबा, जी मैंने जरूर। पेशेंट देखी थी पैरा 4+0 क्रॉनिक हाइपरटेंशन की, और 24 वीक की प्रेगनेंसी, सीवियर आईयूडीआर, एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो था उसका। तो उसको क्लेक्सिन लग रहा था, 3 दिन लगा था इंजेक्शन क्लेक्सिन, फिर बंद कर दिया, नॉन अफोर्डेबल नहीं थी पेशेंट ना। तो क्लेक्सिन का रोल हम क्या बताएंगे एग्जाम में, क्योंकि गाइडलाइन में तो इतना कुछ है नहीं लिखा हुआ, मतलब। कब से लग रहा था क्लेक्सिन? 3 दिन लगा था डॉक्टर, फिर डॉक्टर ने उसको बोला कि इसकी जरूरत नहीं है, आपका बेबी तो वैसे इतना आईयूजीआर है, और कितने वीक्स पे? देखो जब आईयूजीआर हो गया तब तो क्लेक्सिन का कोई रोल नहीं। 24 वीक्स ही डॉक्टर, डेट, और अल्ट्रासाउंड पे 22। स्टार्टेड बिफोर 16 वीक्स, राइट? 16 to 18 वीक्स से प्लेसेंटा बनना शुरू होता है। जी, तो ये भी हम 16 वीक से पहले ही लगाएं, अगर लगाएंगे तो। अब कोई फायदा नहीं है जब आईयूजीआर होती है, और 24 वीक्स पे आईयूजीआर इज वेरी, वो बुरा प्रोग्नोसिस है। डॉक्टर अरूबा, वो जो एक पेशेंट थी पैरा 1 अबॉर्शन 0 विद जो इलोंगेटेड सर्विक्स थी, पैरा विद नो अलाइव इशू, विद इलोंगेटेड सर्विक्स ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर, तो डॉक्टर अरूबा इसमें हम फर्दर स्किल्स प्रोसीजर करेंगे? मैनचेस्टर करेंगे ना, फर्दर किल तो सूचर होता है। वो सॉरी, मैनचेस्टर, हाँ मैनचेस्टर रिपेयर, तो उसमें फिर उसकी ठीक है। ठीक, चल इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। कब से? मंडे से एग्जाम्स हैं? डॉक्टर रूबा, बस एक लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। डॉक्टर रूबा, ये जो हम लोग कह रहे हैं कि सेक्रोस्टेरोपेक्सी में हम लोग अप करके इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल को भी सपोर्ट कर देंगे, सिस्टोसील और रेक्टोसील भी अप हो जाएगा, तो इसमें यानी हमें डेफिनेटली बर्ज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी कॉन्सेप्ट वही है ना कि हम लेटरली इसको स्ट्रेच करे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ठीक है, ऐसे ये